नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के बारे में। यानी कि आने वाले जो एसएससी जीडी के एग्जाम होने वाले हैं जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें वहीं तो यह जो 50 क्वेश्चन का कुल टेस्ट सीरीज है, यानी कि टेस्ट सीरीज जो चलाए जा रहे हैं, तो इसमें हम बात करते हैं ये बिल्कुल सीबीटी बेस्ड पर आधारित है। यानी कि जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित है। अगर वहीं हम बात करें तो वहीं बात करते हैं आपको आने वाले जो भी एग्जाम है, जो जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य ज्ञान से संबंधित जो भी एग्जाम है उसके लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों यही नहीं, आपको बिहार एसआई की बात करते हैं तो इसमें पीटी और मेंस में आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। और वहीं बात करते हैं बिहार पुलिस की, तो बिहार पुलिस में भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और आने वाले एक रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है, उसमें के लिए भी आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। यानी कि बात करते हैं ये जो टेस्ट सीरीज है बिल्कुल अप टू डेट, यानी कि सीबीटी बेस्ड पर आधारित क्वेश्चन सारे के सारे हैं। तो चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संसद सत्र कितने प्रकार के होते हैं? संसद के सत्र जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो वही बात करते हैं। संसद के सत्र 3 प्रकार के होते हैं। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। अब वहीं बात करते हैं संसद सत्र की बात करते हैं तो बजट सत्र होते हैं, मानसून सत्र होते हैं और शीतकालीन सत्र होते हैं। अगर वहीं बात करते हैं बजट सत्र की बात करते हैं तो यह फरवरी से मार्च तक जो चलता है यह बजट सत्र चलता है। और वहीं बात करते हैं मानसून सत्र तो जुलाई से अगस्त के बीच मानसून सत्र चलते हैं। और वहीं बात करते हैं शीतकालीन सत्र की, तो नवंबर से दिसंबर के बीच जो चलते हैं उसे शीतकालीन सत्र कहते हैं। और वहीं बात करेंगे प्रत्येक सत्र के बीच अधिकतम 6 महीने का गैप, यानी कि प्रत्येक सत्र के बीच जो है अधिकतम 6 महीने का गैप होना चाहिए। अब वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन 2 स्थानों के मध्य चलाई गई? पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई? तो यह मुंबई से विशाखापत्तनम के बीच चलाई गई थी। जो कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की बहुत ही किल्लत हो गई थी, उसी के बीच सरकार के द्वारा यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया, जो कि यह मुंबई से विशाखापत्तनम के बीच पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई रेलवे के द्वारा। याद रखिएगा यह क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं परंपरागत या अनवीकरणीय या पुराना ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है? यानी कि बात करते हैं परंपरागत या अनवीकरणीय या पुराना ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है? तो बात करते हैं मिट्टी का तेल, सौर लालटेन और लकड़ी। ये सभी की सभी यानी कि सभी जो है और जो है परंपरागत अनवीकरणीय यानी कि पुराना ऊर्जा का स्रोत, ये और यानी कि सभी हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है? यानी कि भारत को जो है कुपोषण से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक में रखा गया है? 2022 तक में। और 2022 में और भी लक्ष्य रखा गया है। 2022 तक में जो है यानी कि प्रत्येक आदमी को हर घर इंदिरा आवास योजना के तहत इंदिरा आवास हर घर जो है 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है। और वहीं बात करते हैं कि 2025 तक में जो है यानी कि टीबी मुक्त जो है भारत को करने का लक्ष्य रखा गया है। और 2030 तक में जो है भारत को मलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और वहीं बात करते हैं 2022 तक जो है यानी कि 2024 तक की बात करते हैं हर घर जल योजना का भी लक्ष्य 2024 तक में रखा गया है। अब बात करते हैं वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं भारत की पहली ई लोक अदालत कहाँ शुरू की गई? यानी कि भारत की जो है पहली ई लोक अदालत जो है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। याद रखिएगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं एड्स में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? यानी कि एड्स में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं? अब सबसे पहले हम बात करेंगे एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और वहीं बात करते हैं एड्स में PCR, एलिसा, CD4 सेल्स काउंटर यानी कि बात करें तो सभी टेस्ट किए जाते हैं। यानी कि PCR, एलिसा, CD4 सेल्स काउंटर यानी कि ऑल टेस्ट एड्स के दरमियान किए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं कंप्यूटर के मॉडल पर कर्सर को किसकी मदद से घुमाया जाता है? कंप्यूटर के मॉडल पर कर्सर को किसकी मदद से घुमाया जाता है? तो माउस की मदद से घुमाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एसेज निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा शब्द है? यानी कि बात करते हैं एसेज निम्नलिखित खेल में से किसके साथ जुड़ा एक शब्द है? तो बात करते हैं क्रिकेट के साथ जुड़ा एक शब्द है एसेज। याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अब वही बात करते हैं बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक की बात करें तो सचिन सन्याल बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित स्थानों में कौन चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है जो कढ़ाई की एक परंपरागत कला है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है जो कढ़ाई की एक परंपरागत कला है। तो बात करते हैं लखनऊ में यह एक प्रचलित परंपरागत चिकनकारी एक कला है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जकार्ता शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरब सागर निम्नलिखित में से किस देश के किनारों को स्पर्श करता है। अरब सागर निम्नलिखित में से किस देश के किनारों को स्पर्श करता है। तो बात करते हैं ओमान देश के किनारों को स्पर्श करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कोपेनहेगन सम्मेलन कब हुआ था। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कोपेनहेगन सम्मेलन कब हुआ था। तो 2009 में हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो श्री माओ भंडार नायके जो है श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, यानी कि ये जो है विश्व के पहले महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव इसे प्राप्त है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। श्री माओ भंडार नायके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्पाइसेज बोर्ड ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो बात करते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य की बात करते हैं तो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है। निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास की रचना किया है। तो बात करते हैं अनीता देसाई ने इन कस्टडी नामक उपन्यास लिखा है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गैल्वेनाइजेशन इस्पात और लोहे को किसकी एक पतली परत के साथ कोटिंग करके जंग से बचाने का एक तरीका है। तो बात करते हैं जस्टिक को एक कोटिंग करके जंग से बचाने का एक तरीका है, यानी कि जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जो है जस्टे का परत चढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं वही नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। तो बात करते हैं वही कर्णाली नदी जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी है, जो कोसी की सहायक नदी है। कर्णाली नदी की बात करते हैं, या कोसी की ही सहायक नदी है। अब वही बात करते हैं, अगर आपको पूछे कि विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी की हम बात करते हैं तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। और वहीं पूछे भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। और वहीं पूछे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करते हैं गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और वहीं पूछे विश्व की सबसे चौड़ी नदी आपको तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी की हम बात करते हैं तो अमेजन जो है विश्व की सबसे चौड़ी नदी, यानी कि जल संग्रह की क्षमता के अनुसार से विश्व सबसे चौड़ी नदी हो जाते हैं। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो बात करते हैं गुवाहाटी शहर में, असम के गुवाहाटी शहर में आयोजित किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब बात करते हैं वही नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं पुस्तक क्रिकेट द्रोण निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट प्रशिक्षण पर आधारित है। पुस्तक क्रिकेट द्रोण निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट प्रशिक्षक पर आधारित है। तो वही बात करते हैं यह वासु परंजपे पर आधारित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस देश में के ओकराडोंग नाम की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश में के ओकराडोंग नाम से सबसे ऊंची चोटी स्थित है। तो बात करते हैं बांग्लादेश में स्थित है। अगर वहीं आपको पूछे विश्व का सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट जो है, यानी कि माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अगर वहीं पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, यानी कि K2 को दूसरे नाम से गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 हो जाता है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो हिमालय
हिमालय पर्वत हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो 1969 में, 1969 में किया गया। अब बात करते हैं वही नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं बड़ा इमामबाड़ा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो लखनऊ शहर में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं फीफा का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। फीफा का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में, यानी कि स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में स्थित है। और फीफा की वर्तमान में अध्यक्ष की बात करते हैं, गियानो इन्फेंटिनो है, यानी कि गियानो इन्फेंटिनो है, फैंटिनो है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, यानी कि भारतीय संविधान में लिखने वाली सभा में कुल 299 सदस्य थे। और उस जिसमें कि अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि उसका अध्यक्ष जो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। और वहीं बात करें, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया था, यानी 26 नवंबर 1949 में जो लिखने का काम था, संविधान लिखने का काम पूरा कर लिया था। और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ था। इसी दिन की याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में, यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था, यानी कि समय लगा था। यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन थे। कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल कौन थे। तो भगत सिंह कोश्यारी थे गोवा के पहले राज्यपाल, जो कोंकणी भाषा में शपथ लिए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से संगीत शैली प्रायः सूफी वाद से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी संगीत शैली प्रायः सूफी वाद से संबंधित है। तो वहीं बात करते हैं कव्वाली जो है प्रायः सूफी वाद से संबंधित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगपति राज्यसभा में सांसद रहा है। कौन सा उद्योगपति राज्यसभा में सांसद रहा है। तो बात करते हैं विजय माल्या जो है एक उद्योगपति है, जो अभी भगोड़ा घोषित किया गया है। तो करोड़ों रुपया गबन करके भाग चुके हैं। तो यह जो है भारत के उद्योगपति हैं, जो कि राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। अब बात करते हैं विजय माल्या एक भारतीय व्यापारी और राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं। वे उद्योगपति विट्ठल माल्या के पुत्र हैं, यानी कि उद्योगपति विट्ठल माल्या के पुत्र हैं, तथा यूवी समूह और किंगफिशर एयरलाइंस के अध्यक्ष भी हैं। वर्ष 2008 में लगभग 72 अरब रुपये के संपत्ति के साथ यह विश्व के 962वें सबसे धनी लोग में शामिल हुए। और 1986 ईस्वी में इनकी मुलाकात एयर इंडिया के एयर होस्टेस समीरा त्यागजी से हुई। इसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली। तो यह जो है शादी कर ली, इसके बाद जो है उद्योगपति करोड़ों के रुपये ले गबन करके भारत सरकार का यहाँ से फरार हो गए। अगर यह जो भारत की जनता के हाथों में पड़ जाते हैं तो इसको मार मार के चटनी बना देंगे, चटनी के लायक भी नहीं बचेंगे। तो अब बात करते हैं वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब वहीं बात करते हैं कहाँ पर बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। तो किस राज्य में बाईचुंग भूटिया के नाम पे एक फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। तो बात करते हैं सिक्किम में जो है बाईचुंग भूटिया के नाम से उनके जन्म स्थल के स्थान पर एक स्टेडियम बनाया जा रहा है। और बाईचुंग भूटिया जो है फुटबॉल खेल के मशहूर खिलाड़ी थे। अब वही बात करते हैं, अगर आपको पूछे कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया जा रहा है। जिसका नाम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, यह किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं नेपाल में किस मंदिर को शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। नेपाल में किस मंदिर को शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जूनागढ़ में बहाउद्दीन भाई हसन का मकबरा निम्नलिखित में से कौन सा है।
जूनागढ़ में बहाउद्दीन भाई हसन का मकबरा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो महाबत मकबरा है, यानी कि महाबत मकबरा जो है जूनागढ़ में बहाउद्दीन भाई हसन का मकबरा स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बृहदेश्वर मंदिर स्थित है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर बृहदेश्वर मंदिर स्थित है? तो उज्जैन में बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं पद्म विभूषण पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? पद्म विभूषण पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो यह 1954 में किया गया था। आइए समझते हैं विस्तार से इसके बारे में। अगर वहीं बात करें तो पद्म विभूषण पुरस्कार की शुरुआत जो 1954 में हुआ था और भारत रत्न की शुरुआत भी 1954 में किया गया था। और वहीं बात करते हैं कि भारत रत्न की बात करते हैं तो यह भारत की सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च सबसे बड़ा सम्मान है। और वहीं बात करते हैं दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, याद रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वहीं बात करते हैं तीसरा सबसे बड़ा सम्मान की बात करते हैं पद्म भूषण है। और चौथा सबसे बड़ा सम्मान की बात करते हैं पद्म श्री जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। फिर से एक बार याद नोट डाउन कर लीजिए। भारत जो है भारत रत्न भारत का पहला सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ा। और वहीं बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा भारत का सम्मान जो है पद्म विभूषण दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। और तीसरा सबसे बड़ा सम्मान की बात करते हैं तो पद्म भूषण जो है तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। पद्म श्री की बात करते हैं चौथा सबसे बड़ा सम्मान है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं लोधी वंश का संस्थापक शासक निम्नलिखित में से कौन था? लोधी वंश का संस्थापक शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो बहलोल लोधी खान जो है लोधी वंश का संस्थापक शासक था, यानी कि बहलोल खान लोधी जो है इसके लोधी वंश के संस्थापक शासक था। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह में कौन सा समास है? तो बात करते हैं द्वंद्व समास है, यानी कि द्वंद्व समास नहीं दोस्तों, सॉरी, इसमें द्विगु समास हो जाएगा। नवग्रह में द्विगु समास है, यानी कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं, यानी कि नवग्रह नौ हो जाता है, नौ से नवग्रह, यानी कि ये जो है द्विगु समास हो जाएगा। और जिस समास की बात करते हैं दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता और भाई बहन हो जाते हैं, ये जो है जो पद का दोनों पद प्रधान होता है उसे द्विगु समास द्वंद्व समास कहते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं इनमें से कौन सा सर्वनाम के उदाहरण है? इनमें से कौन सा सर्वनाम के उदाहरण है? मैं, तुम, वह, यानी कि बात करते हैं ये सभी जो है सर्वनाम के उदाहरण है। मैं, तुम, वह और यह भी रहता तो यह भी हो जाते सर्वनाम का उदाहरण, यानी कि मैं, तुम, वह, यह जो है ये सब सर्वनाम के उदाहरण है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं आंख निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख निकालना मुहावरे के अर्थ की बात करते हैं किसी के सामने क्रोधपूर्वक आंख तरेर कर देखना, किसी के सामने क्रोधपूर्वक आंख को तरेर कर देखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बात करते हैं अति जोर युक्ति अतियुक्ति, ये बिल्कुल सही है। और वही बात करते हैं अभी जोर इष्ट अभीष्ट, ये भी बिल्कुल सही है। मुनि जोर इंद्र मुनीन्द्र, ये भी सही है, यानी कि बात करते हैं तो सभी के सभी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं धरती का पर्यायवाची शब्द कौन है? धरती का पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं तो मही, वसुधा, ये दोनों, यानी कि ए और बी दोनों धरती का पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। और वही बात करते हैं नभ जो है आकाश का, नभ, गगन, अंबर, ये आकाश का पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? बात करते हैं ASCIL, यानी कि इसका फुल फॉर्म की बात करते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि बात करते हैं तो ये एक नंबर जो है ऑप्शन सही है। और वहीं बात करते हैं रीड रूरल एनर्जी इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म, यानी कि ये भी सही हो जाते हैं। और वहीं बात करते हैं VVPAT का बात करते हैं तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी कि ये भी सही हो जाता है, यानी कि यही बात करते हैं तो ऑल ऑफ सही हो जाते हैं, यानी कि सभी की सभी सही हैं। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? सबसे प्राचीन भाषा की बात करते हैं संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है और इसे देव भाषा के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि संस्कृत को देव भाषा भी कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
किस पीएम का जन्म भारत की आज़ादी के बाद हुआ था? किस पीएम का जन्म भारत की आज़ादी के बाद हुआ था? नरेंद्र मोदी का जन्म जो है भारत की आज़ादी के बाद हुआ था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो बात करते हैं यह ईबीसी आरक्षण से संबंधित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो बात करते हैं ओडिसी, कथक, भारतनाट्यम, ये सभी जो है तीनों की तीनों शास्त्रीय नृत्य हो जाते हैं। और बात करते हैं घूमर, घूमर जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यानी कि बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी की बात करते हैं तो कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयोगी होते हैं। और वहीं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं घड़ियाल के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? घड़ियाल के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो घड़ियाल के हृदय की बात करते हैं 3 कक्ष होते हैं। वहीं बात करते हैं अगर मछली की, तो मछली में टोटल 2 कक्ष होते हैं मछली में। और वहीं बात करते हैं मनुष्य की, मनुष्य यानी कि जो स्तनधारी वर्ग होते हैं उसमें कुल 4 कक्ष होते हैं। उसके हृदय में टोटल 4 कक्ष होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं एक मैथ का क्वेश्चन है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 45% मत प्राप्त करता है, परंतु वह सफल उम्मीदवार से 480 मतों से हार जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब बात करते हैं इसकी मैथ बनाने का बहुत ही सरल तरीके हैं। तो जब वह 45% मतों से हार जाते हैं तो उसमें जब 100 में अगर हम 45% मतों से हार जाते हैं तो कितना बचा इसमें? तो कुल 55% मत बचे हैं। तो उसमें जो हम बात करते हैं 45 में जो अगर हम 55 में 45 को घटा देंगे तो 10% मत बच जाएंगे। अगर 10% मत बराबर हो जाता है, 480 हो जाता है 10% मत बराबर, तो हम एक शून्य को एक शून्य से घटा देंगे, यानी कि 1% बराबर अगर 48 हो जाता है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 100% बराबर की बात करें तो 4800 इसका आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से हम बता देते हैं, अगर 45% मत से हार जाते हैं टोटल 100 में तो कुल 55% मत बचता है। और इस 45% मत में हम 55% मत को घटा देंगे तो 10% मत बच जाता है। अगर 10% बराबर हम जो है 480 हो जाता है तो 100% बराबर मत कितना हो जाएगा? 100% बराबर की बात करते हो 4800 हो जाता है। तो इसका आंसर की बात करें तो 48% हो जाएगी। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वही बात करते हैं 49 क्वेश्चन की। तो 703 भागा 37 बराबर 19 होता है, तो 7.03 भागा 0.003 बराबर कितना होगा? तो इसको हम बहुत ही सरल तरीके से निकाल लेंगे। जब तो वही हम बात करेंगे, अगर 7.03 बटा 0.0037 को अगर हम बैठा देते हैं तो इसको अब पॉइंट उड़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर हम जितने भी अंक दिए गए ऊपर हम 1000 से गुना करा देंगे। और नीचे की हम बात करें तो अगर नीचे में हम कुल 100 से गुना करा देंगे तो इसका पॉइंट हम ख़त्म हो जाएगा। दोनों का पॉइंट ख़त्म हो जाता है तो बच जाता है इसमें क्या? तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे। और वही बात करते हैं तो अब कितना बच जाता है, इसको कटा देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाता है तो ये हो जाता है यानी कि 190 निकल जाएगा। इसको कटाने के बाद 190 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 बचा है तो 190 गुना की 190 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो इसका आंसर 1900 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका आंसर की बात करें तो 1900 हो जाएगा। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं एक संख्या को 2.1 के अनुपात में बांटा जाता है, इन दोनों में से बड़ा वाला भाग 52 है, तो वह संख्या है, यानी कि वह संख्या कौन सा है? यानी कि एक संख्या को 2.1 भागों में अनुपात में बांटा जाता है और इन दोनों में सबसे बड़ा वाला भाग 52 हो जाता है, यानी कि कुल यानी कि 2.1 के अनुपात में अगर बांटा जाता है तो ये सबसे बड़ा वाला भाग जो 52 हो जाता है, इसका जो हम अगर डिवाइड करेंगे तो इसका 26 हो जाता है। 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 हो जाता है। और वहीं अब कहता है सबसे बड़ा वाला भाग, तो ये दोनों का जो है योग 3 हो जाता है। और 3 गुना जो है 26 कर देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा? 26 कर देंगे तो 72 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 72 आंसर इसका हो जाएगा। तो दोस्तों 72 नहीं, इसका आंसर जो है 78 हो जाएगा, यानी कि 26 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो इसका आंसर की बात करें तो 78 हो जाता है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। वहीं बात करते हैं अब, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला आपको पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस तरीके से हम लोग इसे जारी रखेंगे और आने वाले समय में हमारा प्रयास यही रहेगा ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपकी तैयारी बेहतर हो। साथ ही साथ आप किसी भी एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर ले तो मैक्सिमम आपके प्रश्न एग्ज़ाम में यहाँ से आ सकते हैं। धन्यवाद।